Everyone, today we are going to start with a new chapter which is ruling the countryside को रूल करना। तो कंपनी बन गई जी दीवान। ऑन 12 अगस्त 1765 मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया जी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या बना के? दीवान ऑफ बंगाल बना के। एक्चुअल इवेंट ये कहाँ पे हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ, जहाँ पे कुछ इंग्लिशमैन थे और इंडियंस थे एज विटनेस। बट इन द पेंटिंग अबव, जो आपको पेंटिंग ऊपर दिख रही है, दिस पेंटिंग हियर, इन दिस पेंटिंग अबव इवेंट को दिखाया गया एक मेजेस्टिक ओकेजन। मेजेस्टिक होता है बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा ओकेजन, जहाँ पे ग्रेट सेटिंग है, ग्रैंड सेटिंग है, बड़ी सी सेटिंग है। पेंटर को क्लाइव ने एक कमीशन दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि पेंटर ने एक बहुत ही ज़्यादा मेजेस्टिक ओकेजन को रिकॉर्ड कर दिया है। द ग्रांट ऑफ दीवानी, दीवानी होता है फाइनेंशियल राइट्स। दीवानी का राइट किसी को देना, इसका मतलब है ब्रिटिश इमेजिनेशन के बाहर की बात थी ये, ठीक है। मतलब ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। आपको एक कंट्री जहाँ आप ट्रेड करने के पर्पज़ से आए हो, सामान बेचने के पर्पज़ से आए हो, वहाँ के फाइनेंशियल राइट्स आपको मिल गए। एज दीवान कंपनी बिकेम, ये क्या बन गई? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई ये टेरिटरी की, अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक, अब इनको सोचना था कि ये लैंड को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, रेवेन्यू को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। दिस हैड टू बी डन इन अ वे, ये ऐसे तरीके से करना था कि ये यील्ड कर सकें एनफ रेवेन्यू, मतलब प्रोड्यूस कर सकें, पैदा कर सकें, जनरेट कर सकें इतना रेवेन्यू, ताकि ग्रोइंग एक्सपेंसेस जो कंपनी के थे वो पूरे हो सकें। एक ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर, इसको ये भी इंश्योर करना था कि ये प्रोडक्ट्स जो इनको चाहिए वो और ख़रीद भी सकें और बेच भी सकें। ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट, कुछ सालों में कंपनी को ये भी समझ में आ गया कि इनको बहुत ध्यान से चलना है। बीइंग एन अलाइन पावर, अलाइन होते जो बाहर से आए हैं, इसको उन लोगों के साथ पैसिफाई करना था जिन्होंने कंट्री को पहले रूल किया था। एंड एन्जॉयड अथॉरिटी, और जिनके पास अथॉरिटी और प्रेस्टीज थी, मान सम्मान और पावर थी। नाउ दोज हु हैड हेल्ड द लोकल पावर, उनको जिनके पास लोकल पावर है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, बट दे कैन नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, उनको पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी कैसे कॉलोनाइज करा इसने कंट्री साइड को, ऑर्गेनाइज करे रेवेन्यू रिसोर्सेज, और रीडिफाइन किया लोगों के राइट्स, और प्रोड्यूस किए क्रॉप्स जो उनको चाहिए थे। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई है, बट इट स्टिल सॉ, इनको लगा था, ये अपने आप क्या मान रहे थे, अभी भी ट्रेडर ही मान रहे थे, इनको लार्ज रेवेन्यू चाहिए था, ठीक है, बट ये एक रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट को सेटल करने के लिए अनविलिंग थे। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज रेवेन्यू, ये इतना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते थे जितना ये कर सकते थे, एंड इतना फाइन कॉटन और क्लोथ को ये खरीदना चाहते थे कि जितना सस्ता ये खरीद सकते हैं। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स, कंपनी ने जो गुड्स खरीदे थे, ठीक है, बंगाल में डबल हो गए। बिफोर 1865 कंपनी क्या करती थी? कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया, इंडिया से गुड्स खरीदते थे, गोल्ड को इंपोर्ट करके अपने देशों से ये गोल्ड लाते थे, सिल्वर लाते थे, उससे ये इंडिया का सामान खरीदते थे। पर अब जो रेवेन्यू आता था बंगाल से, उससे ही ये फाइनेंस कर देते थे परचेज फॉर गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट। जो भी इनको गुड्स चाहिए थे वो ये हमारे ही पैसों से हमारा ही सामान खरीद रहे थे। सून इट वॉज क्लियर बंगाल इकॉनमी वॉज फेसिंग डीप क्राइसिस, ये रियलाइज़ हो गया कि बंगाल की जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है, बंगाल का पैसा बहुत ज़्यादा डूब चुका है। आर्टिशंस ये विलेजेस को खाली कर रहे थे, क्यों खाली कर रहे थे? क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था कि कंपनी को वो अपनी चीज़ें सस्ते रेट्स पे बेचें। पीजेंट्स ड्यूज़ ही नहीं दे पाते थे। आर्टिशनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, आर्टिशनल जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो डिक्लाइन में था। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन जो थी वो कोलैप्स हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। 1770 में एक बहुत ही ज़्यादा भयानक फेमाइन आया, भुखमरी आई, जिसने 10 मिलियन लोग, ठीक है जी, 10 मिलियन लोग जिसमें ख़त्म हो गए। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो वाइप आउट हो गई, वो साफ़ हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अगर इकॉनमी र्यून हो रही थी, ख़राब हो रही थी, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू, कंपनी कहाँ से पैसा लाती? बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स को ऐसा लगा कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करना बढ़ाना पड़ेगा और एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? 2 डेकेड्स के साथ डिबेट के बाद, 2 डेकेड्स मतलब 10 साल होते हैं जी एक डेकेड में, कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लाया 1793 में। बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट्स, इसका सेटलमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंगली तालुकदार्स और राजा जो थे वो ज़मींदार बन गए। उनको बोला जाता था कि तुम रेंट लाओगे पीजेंट से और रेवेन्यू पे करोगे कंपनी को,
जो अमाउंट था वो परमानेंटली फिक्स हो गया था, दैट इज़ वाई इट्स परमानेंट सेटलमेंट. द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली. ये क्या था? इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर. ये कभी नहीं बढ़ेगा, ये माना जाता था. दिस वुड इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू. कंपनी ने बोला कि परमानेंट सेटलमेंट करने से रेवेन्यू का एक परमानेंट फ्लो हो जाएगा into the company's coffers, कंपनी की जेब में. एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार, इन जमींदार को एनकरेज करेगा कि लैंड को इम्प्रूव करने में हेल्प करें. सिंस द रेवेन्यू डिमांड वुड नॉट बी इंक्रीज, रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज नहीं की जा सकती थी. जमींदार को फ़ायदा होता था जब इंक्रीज हो जाती थी, क्या प्रोडक्शन बढ़ती थी. अब प्रॉब्लम क्या थी? परमानेंट सेटलमेंट ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लाई. कंपनी ऑफिशियल्स को जल्दी ही लगा कि ज़मींदार्स वर इनफैक्ट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. ऐसा नहीं हो रहा है. ज़मींदार्स जो थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे लैंड की इम्प्रूवमेंट में. रेवेन्यू जो फिक्स हुआ वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार्स वो पे नहीं कर पाते थे. जो भी पे करता था, ठीक है जी, जो भी पे नहीं कर पाता था उसके ज़मींदारी के राइट्स ले लिए जाते थे. जो भी ब्रिटिशर्स का फिक्स किया हुआ रेंट या रेवेन्यू जो कंपनी मांगती थी वो नहीं पे कर पाते थे, दो ज़मींदार्स लॉस्ट हिज ज़मींदारी. बहुत सारे ज़मींदार जो थे वर सोल्ड ऑफ. ठीक है, जो ज़मींदारी उनके पास थी, जो लैंड उनके पास थी, उनको ऑक्शंस जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी उसमें बेच दिया जाता था. बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी, पहला डेकेड था जब 19th सेंचुरी का, पहले 10 साल थे जो, सिचुएशन चेंज हो गई. प्राइजेज इन द मार्केट रोज, प्राइजेज जो थे वो बढ़ गए. कल्टीवेशन एक्सपैंड हुई धीरे धीरे. इसका मतलब था कि इनकम जो थी ज़मींदार्स की बढ़ रही है पर कंपनी को कोई गेन नहीं हो रहा. सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, क्योंकि ब्रिटिशर्स पैसा नहीं मांग सकते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा नहीं मांग सकती थी क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली दे हैव फिक्स्ड अ प्राइस. इवन देन जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. जमींदार्स को फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कुछ ने अपनी लैंड्स जो थी वो अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट में ही लूज़ कर दी थी. अदर्स नॉ सॉ, बाकियों ने देखा कि पॉसिबिलिटी है कि अर्न कर सकते हैं. ठीक है जी. सम लॉस देयर लैंड्स, अदर सॉज न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग, नई पॉसिबिलिटी देखी. ट्रबल नहीं होगा, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. एज लॉन्ग एज जमींदार्स कुड गिव आउट देयर लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड. जब तक जमींदार्स को पैसा आ रहा था उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव करें. ऑन द अदर हैंड विलेजर्स, द कल्टिवेटर्स, इनको ये जो सिस्टम था परमानेंट चल का, ये ऑप्रेसिव लगा. रेंट ही पेड टू ज़मींदार, जो वो रेंट ज़मींदार्स को देते थे वो बहुत ज़्यादा था. एंड हाई, और क्या था, हाई भी था. और उनके राइट जो थे लैंड के वो भी इनसिक्योर थे. रेंट पे करने के लिए उनको लोन लेना पड़ता था मनी लैंडर से. जब वो पे नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड को उनको खाली करना पड़ता था. उनकी खुद की ज़मीन ही उनको छोड़नी पड़ती थी. महल क्या होता है जी? ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में महल एक रेवेन्यू एस्टेट है जो विलेज हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस हो सकता है. इट्स अ रेवेन्यू एस्टेट जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है. अब नया सिस्टम आया. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स, इनको कन्विंस कर दिया गया कि रेवेन्यू का जो सिस्टम है उसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा. रेवेन्यूज़ फिक्स कैसे हो सकते हैं परमानेंटली? व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, हाउ कुड रेवेन्यूज़ बी फिक्स परमानेंटली? रेवेन्यूज़ को कैसे फिक्स किया जाए परमानेंटली? कब? जब ये समय था जब कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए था. इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ द एरिया, अब जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया, जो ज़्यादातर एरिया वो उत्तर प्रदेश में है. एक इंग्लिशमैन थे हॉल्ट मैकेंजे, इन्होंने एक नया सिस्टम लाया 1822 में. इनको लगा कि विलेज जो है एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है जी, कहाँ पे? नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में. इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है. इनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली कलेक्टर्स जो थे वो गांव-गांव गए, लैंड को इंस्पेक्ट किया, फील्ड्स को मेजर किया और रिकॉर्ड किया कस्टम्स को और राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप, सारे को ऐड किया गया और फिर कैलकुलेट किया गया रेवेन्यू जो हर विलेज पे कर सकता था या पे करना था. दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली. इसको पीरियड के बाद, पीरियड होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 6 महीने के बाद, हो सकता है 1 साल के बाद, पर भी परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया. चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेंट एंड पेइंग इट टू द कंपनी, ये विलेज के हेडमैन को दिया गया रादर देन ज़मींदार को.
और इस सिस्टम को बोला गया महलवारी सिस्टम. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन, यू हैव टू रिमेंबर द सिस्टम एंड यू हैव टू रिमेंबर द टर्म्स लाइक महल क्या था, महलवारी कहाँ पे है, एरियाज़ कहाँ पे है, एंड ये सब चीज़ें. नाउ कम्स मुनरो सिस्टम. मुनरो का थॉमस मुनरो, यू कैन सी, गवर्नर ऑफ मद्रास फ्रॉम 1819 टू 1826. इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, वहाँ पे एक नया मूव था परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया के साथ साथ. न्यू सिस्टम जो डिवाइस हुआ उसको बोला गया रियावतवार या रियावतवारी सिस्टम. इट वॉज ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल. इसको स्मॉल स्केल पे ट्राई किया किसने? अलेक्जेंडर रेड ने. इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय कंपनी, जब टीपू सुल्तान के साथ उनकी लड़ाई हुई. सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो. इस सिस्टम को ग्रेजुअली एक्सटेंड किया गया ऑल ओवर साउथ इंडिया. रेड एंड मुनरो दे फेल्ट दैट इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स. कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है. द सेटलमेंट दे एग्रीड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स. डायरेक्टली उनको रियाट्स के साथ, कल्टिवेटर्स को इन्होंने क्या बोला? रियाट्स, जो लैंड को जनरेशन से टिल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली, उनकी फील्ड्स को केयरफुली और सेपरेटली सर्वे करना पड़ेगा बिफोर रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड. आप फिक्स करो कि आपको कितना पैसा वो पे करेंगे, उसके पहले आपको ज़मींदार की जो ज़मीन, सॉरी रियाट्स की जो ज़मीन थी, कल्टिवेटर्स की जो ज़मीन थी, उसको केयरफुली सर्वे करना पड़ेगा. देन यू कैन डिसाइड कि व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और रेंट दे आर गोइंग टू पे. मुनरो थॉट दैट ब्रिटिश कुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियाट्स अंडर देयर चार्ज. उनको क्या लगा? मुनरो को लगा कि ब्रिटिश को कैसे एक्ट करना चाहिए उनके फादर फिगर्स की तरह, जो उनको प्रोटेक्ट करें, जो उनके चार्ज के अंडर है. ऑल वॉज नॉट वेल. ये था जी मुनरो सिस्टम. विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर न्यू सिस्टम्स वर इम्पोज्ड, ये क्लियर हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं था. ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड. इनका मेन मकसद क्या था? कि भैया ज़मीन से ज़्यादा पैसा कमाना है. रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड. उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड हाई कर दी. पीजेंट्स वर अनेबल टू पे रेंट्स, वो नहीं पे कर पाते. रियाट्स फेल्ट द कंट्री साइड, ये फ्लड हो गए कंट्री साइड. एंड द विलेजेस बिकेम डिजर्टेड. विलेजेस जो थे वो खाली हो गए बहुत सारी रीजन्स में. ऑप्टिमिस्टिक होता है जो पॉजिटिव सोचता है. उन्होंने इमेजिन किया कि नया सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा पीजेंट्स को रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स की तरह, बट ऐसा नहीं हुआ. Now comes crops for Europe. The British also realized that countryside could not only yield revenue. countryside से सिर्फ रेवेन्यू नहीं आ सकता, पर ये क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं जो यूरोप को चाहिए. लेट 18th सेंचुरी में कंपनी क्या ट्राई कर रही थी कि एक्सपैंड करे ओपियम और इंडिगो की कल्टिवेशन. इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड, ब्रिटिश परसुएड, इन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया कल्टिवेटर्स को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कि ये क्या क्या उगाएं. बंगाल में जूट, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंस, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास. ठीक है, तो ये क्या करते थे कि तुम अलग अलग क्रॉप्स उगाओ. हाउ वॉज दिस डन? ब्रिटिश यूज वेराइटी ऑफ मैथड्स. इन्होंने अलग अलग मैथड्स यूज़ किए कल्टिवेशन को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड या एक्सटेंड करने के लिए. लेट अस टुक अ क्लोजर लुक एट स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप. आइए देखते हैं. Now figure 5 and 6 are two images of cotton prints. ठीक है जी. इमेज ऑन द लेफ्ट शोज कलमकारी प्रिंट, लेफ्ट में कलमकारी प्रिंट है, और फिगर नंबर 6 जो है वो मॉरिस कॉटन प्रिंट है. ठीक है जी. एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, जो राइट हैंड साइड पे है. ये पोइट भी थे, आर्टिस्ट भी थे 19th सेंचुरी ब्रिटेन के. देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन टू प्रिंट्स. इसमें क्या है? रिच ब्लू कलर, जिसको बोला गया इंडिगो. ब्लू कलर यू सी इन दीज प्रिंट्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. ये ऐसा है कि ये ब्लू डाई जो मॉरिस प्रिंट में है, ये मैन्युफैक्चर की जाती थी इंडिगो प्लांट से, जो कल्टीवेट किए जाते थे इंडिया में. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. वाई डिमांड फॉर इंडिगो, इंडियन इंडिगो गेम अप. इंडिगो प्लांट्स प्राइमरीली इन ट्रॉपिक्स. इंडिगो प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिक्स में होते हैं. 13th सेंचुरी के दौरान इंडियन इंडिगो जो थी ये यूज़ की जाती थी क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स जो थे इटली के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, क्लॉथ को डाई करने के लिए. डाई होता है कलर देना. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच यूरोपियन मार्केट, क्योंकि इसका प्राइस जो था वो बहुत ज़्यादा था. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स हैड टू डिपेंड अपॉन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड या वोड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज. बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वोड जो था वो ईजीली अवेलेबल था यूरोप में.
It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany or Britain. Worried by the competition from Indigo, ये जो वोट प्रोड्यूसर्स थे इन्होंने प्रेशराइज किया उनकी गवर्नमेंट को कि तुम इंपोर्ट जो है इंडिगो का वो बंद कर दो. क्लोथ dyers, however, preferred indigo as a dye. Indigo produced in rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. अब इंडिगो का रंग बहुत ज़्यादा अच्छा था. 17th सेंचुरी तक यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड होता है प्रेशराइज करना उनकी गवर्नमेंट को कि रिलैक्स करो ऑन द रिलैक्स द बैन, कम कर दो इंडिगो इंपोर्ट का, जो इंडिगो का इंपोर्ट था वो बढ़ा दो, बैन कम कर दो. द फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो. फ्रेंच ने क्या किया, कल्टिवेट करना इंडिगो को शुरू कर दिया. कहाँ पे? सेंट डोमिंगो इन कैरेबियन आइलैंड्स. अब आपको ये याद रखना है, द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, English in Jamaica, and Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. By the end of 18th century, demand for Indian indigo ये और बढ़ गया. ब्रिटेन began to industrialize. ब्रिटेन जो था वो इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू हो गया. कॉटन प्रोडक्शन जो थी वो एक्सपैंड हो गई बहुत तेज़. ठीक है जी. क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड. इससे क्या हुआ, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा तो डिमांड क्लोथ डाइज की भी बढ़ गई. वाइल डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड, इसकी एग्जिस्टिंग सप्लाईज जो थी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से कोलैप्स हो गई. 1783 से लेके 1789 तक प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो ये कम हो गई, हाफ से भी ज़्यादा. क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड, ये देख रहे थे कि अब ज़्यादा इंडिगो कहाँ से आई है, इंडिगो कहाँ से आए. ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, अभी आ गए जी इंडिया के पास. फेस्ड विद राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, कंपनी ने देखा कि भैया इंडिया में कल्टीवेशन इंडिगो की कैसे बढ़ाई जाए. From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, or Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of imported indigo, जो indigo import हुई, was from India. By 1810, 95%. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officials, बहुत सारे company officials जो थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी. हाई प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में निमेरियस स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन ये इंडिया आए और इन्होंने क्या किया, प्लांटर्स बन गए. दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, वो लोन लेते थे कंपनी से, एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और बैंक से लेते थे. नाउ इन फिगर 7, द स्लेव रिवोल्ट. ठीक है जी. इन 18th century, फ्रेंच planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingue in Caribbean islands. African slaves who worked on the plantations rose to rebellion in 1791, burning the plantations, killing their rich planters. 1792 में फ्रांस ने स्लेवरी अबॉलिश कर दी फ्रेंच कॉलोनीज़ में या कॉलोनीज़ में. These events led to collapse of indigo plantations on Caribbean islands. Now, how was indigo cultivated? There were two main systems of indigo cultivation. एक निज था, एक रियोती था. Within the system of niche cultivation, planters जो थे वो इंडिगो लगाते थे लैंड्स पे. कौन सी लैंड्स पे? जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड थी. He either bought the land or rented it. ठीक है जी. जो प्लांटर था या तो वो ख़रीदता था ज़मीन को या रेंट करता था अदर ज़मींदार से और इंडिगो लगाता था. ठीक है. और कैसे लगाता था? लेबरर्स को हायर करके लगाता था. अब निज कल्टीवेशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी? प्लांटर्स फाउंड इट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स. इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पे होती थी. एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और यहाँ पे बहुत लोग रहते थे. स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड. प्लांटर्स को चाहिए था ज़्यादा एरिया इन कम्पैक्ट ब्लॉक्स ताकि वो इंडिगो प्लांट कर सके. वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, कहाँ से आती थी? तो उन्होंने क्या किया, इंडिगो फैक्ट्री जो थी, ठीक है, वहाँ के आसपास इन्होंने लीज पे लेना शुरू किया, ज़मीन को ट्राई किया. एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, पीजेंट्स को छोड़ने पे मजबूर कर दिया फिर. बट दिस ऑलवेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन. इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन ही होती थी. नॉर वॉज लेबर को भी मूव करना आसान नहीं था. लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड फॉर वास्ट नंबर ऑफ, जब लार्ज प्लांटेशन करोगे तो आपको लोग ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए और लेबर ज़्यादा चाहिए. Niche cultivation on a large scale also required many ploughs and blocks.
1 bigha required 2 ploughs. This meant that a planter with 1000 bigha, 1000 bighas would need 2000 plough. 1:2 का ratio था. Investing on purchase and maintenance of ploughs was a big problem. Nor could supplies be easily got from the peasants since the ploughs and bullocks were busy on their rice fields. Again, exactly at the time that the indigo planters needed them. Till late 19th century, planters जो थे were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land जो इंडिगो के अंडर आती थी, ठीक है, less than 25% of the land producing indigo was under this system. Rest was under an alternative method जिसका नाम था रियायती. अब सिस्टम ऑन द लैंड ऑफ रियायत, रियायती सिस्टम के अंडर planters forced ryots to sign a contract, an agreement. At times they pressurized the village. ये विलेज हेडमैन को प्रेशराइज करते थे कि तू भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर, साइन कर रियाट्स के बिहाफ पे. दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट उनको कैश एडवांस मिलता था प्लांटर्स से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडिगो लगाने के लिए. लोन पर जो लोन था कमिटेड रियात, ठीक है जी, कि 25% ऑफ एरिया जो होगा उसके अंदर आएगा. बट द लोन कमिटेड द रियात टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25%. जो ज़मीन मेरे पास है उसमें से 25% जो होगा ना, वहाँ पे मैं इंडिगो उगाऊंगी. ये उस कॉन्ट्रैक्ट में होता था. प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, प्लांटर सीड देता था, ड्रिल देता था. वाइल कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, सॉइल को तैयार करना, सो करना और क्रॉप को देखना, ये सब काम था प्लांटर्स का. नाउ यू कैन सी इंडिगो फैक्ट्री जो इंडिगो फील्ड्स के आसपास थी. ये विलियम सिम्पसन ने पेंट किया है 1863 में. इंडिगो विलेजेस व यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज़. इंडिगो विलेजेस जो थे वो कहाँ पे थे, इंडिगो फैक्ट्रीज़ के अराउंड थे जिनको प्लांटर्स जो थे वो ओन करते थे. हार्वेस्ट के बाद इंडिगो प्लांट वॉज टेकन, इंडिगो प्लांट को ले लिया जाता था टू वर्ड्स इन द इंडिगो फैक्ट्री. 3 और 4 वाट्स की रिक्वायरमेंट होती थी टू मैन्युफैक्चर द डाई. ईच वाट, एक जो वाट होता था, हैड अ सेपरेट फंक्शन. द लीव्स स्ट्राइप्ड ऑफ इंडिगो प्लांट व फर्स्ट सोक्ड, इसको गर्म पानी में सोक किया जाता था जिसको फर्मेंटिंग और स्टिपर वर्ट बोला जाता है. फॉर सेवरल आवर्स, जब प्लांट को फर्मेंट किया जाता था लिक्विड विगैन टू बॉयल, वो बॉयल होना शुरू करता था और बबल. नाउ रोटन लीव्स वर टेकन, अब जो रोटन लीव्स थे, खराब लीव्स थे, उनको टेक आउट किया जाता था, लिक्विड को ड्रेन किया जाता था अलग वाट में. एंड प्लेस जस्ट बिलो द फर्स्ट वॉट, उसके आगे रख दिया. सेकेंड वॉट जिसको बीटर वॉट बोला जाता है, सॉल्यूशन को हिलाया जाता था और पैडल्स के साथ बीट किया जाता था. जब लिक्विड ग्रीन हो गया और फिर ब्लू हो गया, फिर उसमें लाइम वाटर डाला जाता था. ग्रेजुअली इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स, फ्लेक्स में आती थी. मडी सेटलमेंट जो था वो बॉटम पे हो जाता था नीचे बर्तन के, और क्लियर लिक्विड रोज टू द सर्फेस, जो साफ था वो ऊपर आ गया. लिक्विड को ड्रेन ऑफ किया जाता था. सेडिमेंट ऑफ इंडिगो पल्प को दूसरे बर्तन में डाला जाता था जिसको सेटलिंग वॉट बोला जाता था. एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, सेल के लिए. नाउ यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हियर. नाउ व्हेन द क्रॉप्स वॉज डिलीवर टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद जब क्रॉप प्लांटर को डिलीवर करना है, एक नया लोन दिया जाता था. एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, फिर साइकिल. जो लोग, ठीक है, इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स, पीजेंट्स खुश हो जाते थे, टेम्प्ट हो जाते थे, लालच आ जाता था. फिर उनको लगा था कितना हार्श सिस्टम है. द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड, जो उनको इंडिगो के लिए प्राइस मिलता था बहुत कम था और लोन्स का साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता था. एक और प्रॉब्लम थी, प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड कि इंडिगो जो थी वो अच्छी सॉइल पे होनी है. जो पीजेंट्स प्रेफर करते थे राइस को उगाने के लिए. इंडिगो की रूट्स जो होती हैं वो डीप होती थी और इससे सॉइल का क्वालिटी और फर्टिलिटी पूरा ख़राब हो जाता था. इंडिगो के हार्वेस्ट के बाद लैंड पे आप कभी राइस उगा ही नहीं पाते थे. सो ये 2 सिस्टम्स थे जी जहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन के अलग अलग तरीके थे. नाउ कम्स ब्लू रिबेलियन. इन मार्च 1859 हज़ारों रियाट्स इन बंगाल, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम क्या नहीं करेंगे, हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे. ऐसा ही एक चंपारण में भी था, बिहार में, इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको करवा दूंगी अगले वीडियो में. मार्च 1859 में बहुत सारे रियाट्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, हम इंडिगो नहीं उगाएंगे. जैसे जैसे ये रिबेलियन स्प्रेड हुआ, रिफ्यूज़ कर दिया रियाट्स ने कि हम भाई रेंट भी नहीं पे करेंगे किसी भी प्लांटर्स को. एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, इन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ को अटैक किया. किसके साथ? स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स के साथ, बोज और एरोज के साथ. विमेन पॉट्स
पैन्स, किचन इम्प्लीमेंट्स के साथ आई। जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको सोशली बाइकआउट किया गया। एंड गोमास्तास कौन होते थे? प्लांटर्स के एजेंट्स जो रेंट लेने आते थे, उनकी भी अच्छे से पिटाई हुई। रियॉट्स वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस। रियॉट्स ने बोला, पीजेंट्स ने बोला, कल्टिवेटर्स ने बोला, अब भैया हम और लोन नहीं लेंगे इंडिगो लगाने के लिए। नॉर बी बुलेट बाय प्लांटर्स लाठीहाल्स। ठीक है जी। द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। ये जो वो होते हैं ना जैसे चौकीदार टाइप, जिनको खड़ा दिया जाता है कि अब ये भी हमें बुली नहीं कर पाएंगे। वाई डिड इंडिगो प्लांटर पीजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट? क्या हुआ था ऐसा? वॉट गेव देम पावर टू रिबेल? कहाँ से पावर आई? क्लियरली ये जो सिस्टम था ये ऑपरेसिव था, पर जो ऑपरेस करते थे डू नॉट राइज अप इन रिबेलियन, दे डू सो एट टाइम्स, कभी कभी करते थे। 1859 में इंडिगो रियॉट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार्स और विलेज हेडमैन। इनको ऐसा उम्मीद था कि ये जो लोग हैं विलेज हेडमैन है और लोकल जमींदार्स है वो उनके साथ हैं। बहुत सारे विलेजेस में हेडमैन जिसको इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया जाता था, मोबिलाइज होता है मूव होना विद इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट, लड़ा, बैटल्स विद लाठियाल्स, जो ये खड़ाए होते थे इन्होंने अपने लोग। इन अदर प्लेसेस इवन जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस, जमींदार्स भी विलेजेस के बाहर जो थे वो गए। रियॉट्स को बोला कि भैया प्लांटर्स को रेजिस्ट करो, तो मत करो उनके लिए काम। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द प्लांटर्स की जो पावर इंक्रीज हो रही थी उससे ये जमींदार्स जो थे वो चिड़े हुए थे। देवर लाइक यू कैन से अनहैप्पी, जमींदार है अनहैप्पी थे। और जैसे वो प्लांटर्स फोर्स कर रहे थे कि उनको रेंट दो, लैंड दो लीसेस पे, उससे भी वो गुस्सा थे। द इंडिगो प्लांटर पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी स्ट्रगल में प्लांटर्स के खिलाफ। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ, उनको ये खतरा था कि कोई और पॉपुलर रिबेलियन ना हो जाए। जब उनको इस रिवोल्ट के बारे में पता लगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये आए इस रीजन में, ठीक है जी। इन द विंटर ऑफ 1859 रॉयट सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी, उनको लगा कि उनकी हालत देख के आए हैं। व्हेन इन बारासात द मजिस्ट्रेट एशले ईडन, इसने एक नोटिस इशू किया दैट दे वुड नॉट बी कंपेल्ड, ये जो रियॉट्स हैं इनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि ये एक्सेप्ट करें इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को। ठीक है, ये वर्ड कहाँ पहुँचा? क्वीन विक्टोरिया के पास, एंड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन। ईडन वॉज ट्राइंग टू पैलिकेट द पीजेंट्स, और कंट्रोल करना चाहते थे एक्सप्लोसिव सिचुएशंस को बस, बट हिज एक्शन वॉज रेड एज सपोर्ट फॉर रिबेलियन। एज रिबेलियन स्प्रेड, the intellectuals from Calcutta rushed to Indigo districts. They wrote misery of the riots, tyranny of planters and horrors of Indigo system. इस रिबेलियन से डर के गवर्नमेंट बॉट द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। उन्होंने इंडिगो कमीशन बिठा दिया कि इंडिगो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को देखो, सिस्टम को देखो। कमीशन ने बोला प्लांटर्स की गलती है, क्रिटिसाइज़ किया उनके कोर्सिव मेथड्स के लिए। कोर्सिव होता है जब आप किसी को डराते धमकाते हो और अपनी पावर का मिसयूज़ करते हो। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्लांटेशन जो था वो प्रॉफिटेबल नहीं था रॉयट्स के लिए। कमीशन आज द रॉयट्स कि वो फुलफिल करो कॉन्ट्रैक्ट्स को, बट ऑल्सो टोल्ड देम दे कुड रिफ्यूज़, वो फ्यूचर में रिफ्यूज़ कर सकते हैं अपने इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। बट येस दे वर सेड कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं आपको वो पूरे करने पड़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। ठीक है, रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन ख़त्म हो गया। प्लांटर्स शिफ्ट हो गए बिहार को। प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, सॉरी प्लांटर्स ने क्या किया, बिहार की तरफ चल पड़े। डिस्कवरी हुई सिंथेटिक डाइज की लेट 19th सेंचुरी। उनका बिजनेस जो था वो स्वेयरली अफेक्ट हो गया, पर उन्होंने प्रोडक्शन जो थी उसको एक्सपैंड करना मैनेज किया। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, पीजेंट जो थे बिहार से वो गए चंपारण, उनको मिले, और जब गांधी जी को अपनी प्लाइट बताई, कंडीशन बताई, गांधी जी की विज़िट हुई 1917 में। और गांधी का जब विज़िट हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, चंपारण मूवमेंट जो थी अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स ये स्टार्ट हुआ बिहार में। सो इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो दिस गॉट ओवर हेयर ओनली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट्स योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड कोई और चैप्टर आपको चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।